नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल से कमलेश गुप्ता में। और आज हम लोग एक ग्रेजुएशन के लिए एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक बेसिकली टॉपिक बोल दीजिए, चैप्टर बोल दीजिए, या फिर एक सब्जेक्ट बोल दीजिए। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत ही वाइड रेंज टॉपिक है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, जीएसटी एक्ट 2017 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में कवर करेंगे। ये लेक्चर मैं सिर्फ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बेसिकली जिस भी स्टूडेंट को जीएसटी का बेसिक पार्ट देखना है या फिर ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इजीली। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको कंप्लीटली कवर करूंगा और कुछ टॉपिक को बेसिक कवर करूंगा, जिससे कम टाइम में आपके ग्रेजुएशन के लिए, आपके सीरीज़ के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जीएसटी कवर हो सके। हम लोग जो जीएसटी कवर करेंगे वो कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लीगल फ्रेमवर्क। इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या होने वाला है। अपन ने डिसाइड कर लिया कि गवर्नमेंट ने कब इसको अप्लाई किया था, क्या इसका लीगल फ्रेमवर्क है, कौन अथॉरिटीज़ इसको अप्लाई करती है, किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है। बट किस पर्सन पे अप्लाई होगा, कब ये अप्लाई होगा, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कब आती है, अपन उसके बाद में देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी मीन्स सप्लाई जीएसटी में जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रखा गया है, जो एप्लीकेबिलिटी रखी गई है, किस पर्सन के ऊपर, किस इवेंट क्या होगा, कौन से इवेंट के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि जीएसटी यहाँ पर अप्लाई होगा या नहीं होगा, जीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पे आती है या नहीं आती, वो सब किससे डिसाइड होगा, सप्लाई के एक पॉइंट से डिसाइड होगा। उसके बाद इस पर्सन पे जीएसटी आता तो है, बट इसको जीएसटी कब कलेक्ट करना है, टाइम ऑफ सप्लाई, कब जीएसटी कलेक्ट करना है एंड कब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अब यहां प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि कहां पे कलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको सीजीएसटी कलेक्ट करना है एंड एसजीएसटी कलेक्ट करना है या फिर आईजीएसटी कलेक्ट करना है। यदि आपको इसमें कुछ रूल्स हैं, अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर सेम स्टेट में है तो फिर क्या आता है, सीजीएसटी एसजीएसटी आता है, और बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट तो आपके आईजीएसटी आता है। इसमें कुछ सर्विस के लिए रूल्स रखे गए हैं, वो डोमेस्टिक लेवल पे अलग है, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर आप ये मान लीजिए कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग हैं, और इंपोर्ट के केस में अलग रखे गए हैं, और गुड्स के केस में अलग रूल्स रखे गए हैं। तो उन रूल्स को अपन देखेंगे, उन रूल्स से डिसाइड होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद में अपन देखेंगे वैल्यूएशन, कितनी वैल्यू पर जीएसटी अप्लाई होगा, कौन सी वैल्यू पर जीएसटी आपको देना है गवर्नमेंट को, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ सेक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आज ये डस्टर मैं किसी को फ्री में दे देता हूं, तो क्या इस इवेंट पे टैक्स अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसकी कितनी वैल्यू पर, मैंने इसको फ्री में दिया तो इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो गवर्नमेंट इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेगी। तो उस वैल्यूएशन के लिए कुछ रूल्स रखे गए हैं। अगर कितना मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए हम लोगों को इस पर जीएसटी देना होगा। हाँ, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट ने जीएसटी की कवरेज से बाहर भी रखा है कि अगर फ्री में आप करते हैं तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है, और बट कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको फ्री की सप्लाई पर भी जीएसटी पे करना पड़ता है।
उसके बाद इसकी वैल्यू मैंने बोल दिया कि इसको फ्री में दिया तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बोल दिया ओपन मार्केट वैल्यू, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया है ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू थिंग्स, मतलब आज इस डस्टर का वैल्यू मान लीजिए 50 रुपीज़ है। यदि मार्केट वैल्यू इसका 50 रुपीज़ है, इसका मतलब मेरे को इसके 50 रुपीज़ पर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, अब अपना यहाँ पर वैल्यूएशन की बात खत्म होती है। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कितनी वैल्यू पर जीएसटी आपको पे करना है। उसके बाद में अपन देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीन्स इसका मतलब ये है, मान लीजिए, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है। मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूँ या मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो कि रिटेलर हूँ। क्या हूँ? रिटेलर। चलिए मैं आपके लिए इस टॉपिक को यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं इस डस्टर का रिटेलर हूँ, रिटेलर ऑफ डस्टर, और मैंने डस्टर बाय किया है, मैंने डस्टर बाय किया 100 रुपीज़ में, और इस प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है उसकी रेट है 5%। तो इस पर जीएसटी मैंने पे किया। मान लीजिए मैंने अनदर स्टेट से इसको परचेज किया तो 5 रुपीज़, और नेट पे मैंने कितना किया? 105। अब मेरी कॉस्ट कितनी है? 105 या 100। अब गवर्नमेंट कहती है आप इसका तो क्या ले लीजिए? क्रेडिट। मतलब आपकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज़। और मान लीजिए मैंने इस पर मेरा प्रॉफिट चार्ज किया 50 रुपीज़ और आगे इसको सेल किया 150 रुपीज़ में। 150 का 5% मीन्स 7.5 रुपीज़ मैं किससे? कस्टमर से क्या कलेक्ट करूँगा? और मान लीजिए मैं जब दोबारा सेल कर रहा हूँ इसको वापस मैं इसको महाराष्ट्र से कहाँ इंपोर्ट करके लाया? राजस्थान में। और अब इसको राजस्थान से मैं कहाँ बेच रहा हूँ? हरियाणा में। हरियाणा में बेच रहा हूँ तो मैं वापस क्या कलेक्ट करूँगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी कलेक्ट किया मैंने 7.5 रुपीज़ और मैंने कस्टमर से टोटल पेमेंट लिया 157.50। अब गवर्नमेंट ये बोलती है आपने पहले कितना पे किया? 5 रुपीज़, और अब अपने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया? 7.5। मीन्स 7.5 आपने कलेक्ट किया, 5 आप पहले पे कर चुके हैं, तो आप नेट 2.5 गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। मतलब ये जो आपने 5 रुपीज़ जो पीछे पे किया है इसको एज ए क्रेडिट क्लेम कीजिए, एज ए जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर लीजिए। बट क्या ये हर सिचुएशन में अप्लाई है? मान लीजिए आज गवर्नमेंट आज पब्लिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस आती है, कार आती है, इनका कितना जीएसटी अमाउंट है? अगर उनको गवर्नमेंट अप्लाई कर देगी, उनको अलाउ कर देगी कि आप कार का जीएसटी ले लीजिए, तो फिर कोई भी पर्सन पर्सनल यूज़ के लिए कार नहीं खरीदेगा। वो तो सब लोग किस में खरीदेंगे? किसी न किसी के बिजनेस में खरीदेंगे, तो फ्रॉड स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ रूल्स डिसाइड कर रखे हैं कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्या आपको क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलता है तो कितना मिलता है, किस पर्सन को मिलता है, असेसी वाइज भी वो क्या कर रखा है, बाइफर्केशन कर रखा है। वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है। कुछ एक्सपोर्ट के केस में आपको कितना क्रेडिट मिलता है, किसके केस में कितना क्रेडिट मिलता है, उसके बाद में आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर एक टॉपिक आता है रिफंड अंडर जीएसटी। आपको रिफंड कितना मिलना चाहिए? आप इसको एप्लीकेबिलिटी, सप्लाई या लेवी कुछ भी बोल सकते हो जीएसटी की। उसके बाद में आता है रिफंड अंडर जीएसटी। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो, तो क्या आपको इसका रिफंड मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कौन से सिचुएशंस में मिल सकता है, कितना मिल सकता है, किस पर्सन को मिल सकता है? क्या ये सभी रूल्स सभी बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल है? मान लीजिए मेरा एक बहुत छोटा सा बिजनेस है और मेरा 5 लाख रुपीज़ पर एनम का टर्नओवर है, मैं इतनी डस्टर सेल करता हूँ, तो क्या मुझे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? मुझे भी जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा? मुझे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा? उनके लिए कुछ ऑप्शन रखा गया है क्या? तो वो ऑप्शन रखा गया है कॉम्पोजिशन स्कीम। शॉर्ट नेम में लिख देता हूँ कॉम्पोजिशन। उसके लिए क्या रखी गई है? कॉम्पोजिशन स्कीम रखी गई है छोटे बिजनेसमैन के लिए। फिर ये तो सारे हैं टेक्निकल पार्ट। फिर कुछ इसका आता है प्रोसीजरल पार्ट। इन सब चैप्टर्स में
सब में बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और लर्न करने जैसा पर्पस कुछ भी नहीं है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है। कुछ कुछ लर्न करने वाले प्रोसीजरल टॉपिक्स हैं, जैसे कौन कौन सी रिटर्न फाइलिंग होती है जीएसटी में, कब फाइलिंग होती है, व्हेन। एक इसमें एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक और भी है अगर मैं जोड़ूँ तो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा, आइदर सप्लायर और बायर। अगर आपने पहले कभी देखा होगा तो सर्विस टैक्स में भी सेम हुआ करता था। गवर्नमेंट क्या होता है, हमेशा बड़े पर्सन की गर्दन को पकड़ती है, इसलिए वो क्या बोलती है, मान लीजिए अगर एक कॉर्पोरेट सप्लायर है और इंडिविजुअल रिसिपिएंट है तो कॉर्पोरेट पे करेगा, और यदि इंडिविजुअल सप्लायर है सर्विस का और कॉर्पोरेट रिसिपिएंट है तो भी कॉर्पोरेट पे करेगा। उस केस में क्या लगता है, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, नॉर्मली कौन पे करता है, जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, और जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो कौन सी सिचुएशन में टैक्स देता है, आरसीएम में, और सप्लायर कौन सी सिचुएशन में टैक्स देता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। 90% केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, बट कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी चैप्टर लगाया हुआ है। कुछ रिटर्न है, टैक्स फाइलिंग है, ई इनवॉइसिंग का प्रोविज़न है, या फिर मैं बोलूँ तो ई वे बिल है, डिमांड रिकवरी का चैप्टर है। डिमांड रिकवरी इन द सेंस, अगर मान लीजिए आपने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो हम आप पे क्या प्रोसेस कर सकते हैं, क्या कानून अप्लाई कर सकते हैं, क्या लीगल लॉज हैं हमारे पास जिसके चलते हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, हम आपसे वसूली कर सकते हैं टैक्स की, बहुत सारे इनके प्रोविजंस हैं। तो वो सब पार्ट किस में आता है, प्रोसीजरल पार्ट में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेन चैप्टर की इनमें से बात करूं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्मॉल टॉपिक also this is big topic and very important. Obviously no doubt valuation chapter is a very important. अगर किसी चीज़ की आपको वैल्यू ही नहीं पता तो आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, रिफंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कॉम्पोजिशन इज स्कीम एंड आरसीएम एफसीएम। अगर इन दो टॉपिक्स को मैं बोलूँ तो हाँ ठीक है, एवरेज है, बट ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, रिफंड है, वैल्यूएशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबिलिटी, ये 6-7 जो भी टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी करके जाते हैं और उसके बाद ये लेक्चर्स सुनने के बाद भी आप यदि सीरीज उठाते हैं ना तो सीरीज का आपका 80% पार्ट जीएसटी का कवर रहेगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ही फेब एंड में या फेब मिड में जैसे भी होगा उसके बाद मैं आपके लिए जीएसटी की जो सीरीज आती है वो कंप्लीट विद सॉल्यूशन आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, जिसको आप 5 to 6 आवर्स में कंप्लीटली सुनने के बाद कंप्लीटली समझ पाएंगे, और उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो भी उसको अटेंड कर पाएंगे। ऐसा आपको कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा कि आपने सीरीज देखी है या ये वीडियोस देखे हैं उसके बाद आपके मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। बट आपको क्या करना है, आराम से पेशेंस के साथ नोट्स लिखने हैं और पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनना है। कहीं भी मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, बहुत स्लोली अपन चलेंगे, स्लोली मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा कि जीएसटी कैसे चलता है। इससे लीगल फ्रेमवर्क से पहले अपन कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि सप्लायर कौन होता है, रेसिपिएंट कौन होता है। 80% तो जीएसटी पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि रेसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है। जब यहाँ पे बात आती है तो वो रेसिपिएंट और सप्लायर डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो वो तो कैसे तो आरसीएम एफसीएम डिसाइड करेंगे, कैसे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करेंगे, किस पे लॉज बनेंगे, वो सब चीज़ें डिसाइड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे आरसीएम की डेफिनेशन क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स्ड सप्लाई क्या है, बंडल क्या होता है, ठीक है। टर्नओवर किसको बोलते हैं, क्योंकि इनमें टर्नओवर भी बहुत जगह यूज होगा, और टर्नओवर की डेफिनेशंस जीएसटी एक्ट में हर जगह अलग रखी गई है। ब्रोकर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है, एजेंट कौन होता है, पैन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सिंगल पैन बेस्ड होता है कि या फिर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब प्रोसेस अलग है। ये सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है पूरे चैप्टर का कि जीएसटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे जीएसटी काम करता है,
गवर्नमेंट कैसे पूरा जीएसटी को मैनेज करती है, मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ। अब अपन जीएसटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखेंगे जीएसटी कब आया था, उसका लीगल फ्रेमवर्क और उसकी डेफिनेशन। लीगल फ्रेमवर्क मैं आपको बता देता हूं कि लीगल फ्रेमवर्क में से बहुत ही रेयर चांस पे कोई क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पुट होते हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई से, टाइम ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिफंड, कंपोजिशन स्कीम और वैल्यूएशन। इन 6 चैप्टर्स से दिस 6 चैप्टर इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर जीएसटी। आपके जीएसटी का मेजर पार्ट है, जो कि सारा सिलेबस इसने जीएसटी का कवर किया हुआ है। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए अपन जीएसटी आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक सप्लाई पे आऊँगा। उससे पहले अपन थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं जीएसटी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। क्या लेवी स्टार्ट करने से पहले अपन क्या देखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है जीएसटी का वो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, जीएसटी को क्यों लाया गया बेसिकली। जब पहले से ऑलरेडी वैट सीएसटी चल रहा था तो जीएसटी की ज़रूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या रीजंस थे जिसके लिए अपने को जीएसटी लाना पड़ा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कास्केडिंग इफेक्ट आता है। कास्केडिंग इफेक्ट, अब ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए ए ने गुड्स सेल किया बी को, बी ने गुड्स सेल किया सी को, ठीक है। ए राजस्थान का पर्सन है, बी महाराष्ट्र का पर्सन है और सी HR हरियाणा का पर्सन है। इसने इसको गुड्स सेल किया 100 रुपीज़ में, इसने इसको कितने में सेल किया, 100 प्लस वैट कितने का, 5 रुपीज़ का, 105 में सेल किया। इसने 105 प्लस अपना 95 रुपीज़ मार्जिन ऐड करके 200 प्लस टैक्स 10 रुपीज़ का ऐड करके कितने में सेल किया, 210 में सेल किया, ठीक है। इसके बाद अब इसमें क्या है, ये जो 5 रुपीज़ था ये इसकी कॉस्ट का पार्ट बन गया, इसलिए इस टैक्स के एलिमेंट पर दोबारा टैक्स कैलकुलेट हो गया। जीएसटी क्या करेगा, इस 5 रुपीज़ पर जो क्या टैक्स कैलकुलेट होता है, जो 5 रुपीज़ पर आगे टैक्स चार्ज हो गया 5%, उसको रिड्यूस कर देगा, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, इसकी कॉस्ट यहाँ पे भी कितनी बनेगी, यहाँ पे कैलकुलेशन सेम है, यहाँ पे क्या रहेगी 100, 95, 195, इस पे टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट के पास कलेक्शन कितना आया था, गवर्नमेंट कलेक्शन कितना था, 5 रुपीज़ यहाँ से और 10 रुपीज़ यहाँ से, नेट गवर्नमेंट कलेक्शन कितना था 15 रुपीज़। इसमें कितना आएगा, ये तो कितना है वैट में। अगर मैं किसकी बात करूँ, जीएसटी की, तो यहाँ से कितना कलेक्शन जाएगा गवर्नमेंट के पास 5, इसको भी मैं एक काम करता हूँ 5 + 10 कर देता हूँ सहूलियत के लिए। इसको भी यदि मैं 5 करूँ प्लस, अब क्या होगा, ये कितने पे टैक्स कैलकुलेट करेगा 195 पे। 5 का 5% होता है 0.25, मतलब इसका टैक्स कितना बनता है 200 पे 10 मतलब 9.75 माइनस ये क्रेडिट ले लेगा पीछे का कितना 5 रुपीज़, कितना बचेगा 4.75, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इसमें कितना जाएगा 4.75। आप इफेक्ट देख रहे हो, इसमें गवर्नमेंट को मिल रहा था 15 रुपीज़, बट इसमें क्या है 2 स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड है, महाराष्ट्र इंक्लूड है, राजस्थान में इंक्लूड है। इसमें राजस्थान को मिलेंगे 5 रुपीज़, महाराष्ट्र को मिलेंगे 10 रुपीज़। इसमें जो जीएसटी में जो पार्ट है ना
वो गवर्नमेंट ने पहले से बाइफरकेट करके रखा हुआ है कि इसमें क्या मिलेगा, आईजीएसटी में हम 50% किसको देंगे, स्टेट को, और 50% कौन लेगा, सेंटर लेगा। इन लोगों ने ऐसा पहले से बाइफरकेशन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पहले से बाइफरकेशन। ऑब्वियसली इसने गवर्नमेंट को लॉस होगा, बट इसका बर्डन कस्टमर पे कितना आएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। ये कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना है। आप समझ रहे हैं कितना गहरा है ये क्या कर रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट। बेसिकली जो जीएसटी है वो है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स पे कर रहा है उसका बर्डन भी उसी पर है, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो बर्डन मेरे पे नहीं है, अल्टीमेटली बर्डन वो किस पे है, कंज्यूमर पे। आप देखिए, आप जब मान लीजिए ये मार्कर है, आज मैं मार्कर बाय करके लाता हूँ, ठीक है, तो इस पे लिखी हुई है एमआरपी 25 रुपीज़। इस 25 रुपीज़ में टैक्स भी इंक्लूड है। अब वो टैक्स जो है जिस सेलर ने मुझसे लिया है तो वो गवर्नमेंट को दिया है, तो उस पर क्या बर्डन है, उसको अपनी जेब से कुछ देना पड़ा, कुछ नहीं देना पड़ा, तो इसलिए उसका बर्डन किस पे आया, मुझ पे, मैं कंज्यूमर हूँ इसका। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, मैं जो पैसा कमाता हूँ उसी में से गवर्नमेंट को देता हूँ, इसका मतलब वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो पे कर रहा है उसी पे उसका बर्डन है, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि अब बंद हो चुका है। वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की तरह काम करता था। इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत सारे हैं, वैट है, कस्टम है, एक्साइज है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। क्यों, क्योंकि जो कमाता है उस पर कोई बर्डन नहीं आता है। बेसिकली वो क्या कर रहा है, सामने वाले कंज्यूमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। वो एज ए मीडिएटर का रोल है, न तो वो कुछ कर रहा है अपने पास से, न उस पर कोई बर्डन। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बीच में आ गया इसलिए। बाकी जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि वेट में लगने वाले कास्केडिंग इफेक्ट को क्या करता है, खत्म करता है। इसमें बहुत सारे टैक्स सब्स्यूम्ड हो गए, जैसे एक्साइज है, वैट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये सारे टैक्स इसमें क्या हो गए, सब्स्यूम्ड हो गए। कुछ कुछ टैक्स अभी भी चालू हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, और उसके बाद में आप बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये कुछ कुछ टैक्सेस अभी भी करंट में भी रनिंग है। ये कुछ टैक्सेस क्या है, अभी भी सब्स्यूम्ड नहीं हुए हैं, अभी भी इसमें सब्स्यूम्ड नहीं हुए हैं। उसके अलावा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है, मतलब लेवी से बाहर रखा गया है। और लेवी का मतलब क्या, लेवी का मतलब क्या, सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। मतलब इन सब चीज़ों पे आज भी वही पुराने टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनसे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इन लोगों ने इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किया है जीएसटी में। कौन सा, आप इन चीज़ों के नाम याद रखना। ऑब्वियसली अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको इनमें लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पहला, मोटर स्पिरिट, जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोल। दूसरा, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। नेचुरल गैस, और लास्ट है पेट्रोलियम क्रूड। इन 5 प्रोडक्ट्स को जीएसटी की एम्बिट से बाहर रखा गया है। ये आपको ऑलवेज याद करना है। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ये क्या है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इसके अलावा इसमें कोई नया प्रोडक्ट ऐड नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में जीएसटी जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, 101। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था,
101। इसके बाद में इन लोगों ने 3 आर्टिकल लॉन्च किए हैं, 246A, 269A और 279A। इन्होंने ये जो है 246 किसके लिए रखा है, पावर टू मेक लॉस, कोई भी लॉ बनाने के लिए इन लोगों ने रखा हुआ है। 269 में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इंटर स्टेट, ठीक है। और 279 में आता है जीएसटी काउंसिल। बहुत सी बार एग्जाम में जीएसटी काउंसिल पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है और बहुत सी बार इसमें से ग्रेजुएशन में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है। तो मैं जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कास्केडिंग इफेक्ट वगैरह लिखने की चीज़ें हैं, ये सब आपके मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर मैं बात करूं जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है, कौन, जो कमेटी को चेयर करता है वो कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण, निर्मला जी, मिसेस निर्मला सीतारमण। ये क्या करती हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हेड होता है वो चेयरपर्सन होता है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं और उनके जो पर्सन्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, मेजॉरिटी से लिया जाता है, कितनी मेजॉरिटी, 3/4 मेंबर। वोटिंग के राइट्स कैसे होते हैं, 1/3 की पावर किसको होती है, सेंटर को होती है, और 2/3 की पावर किसको होती है, स्टेट को होती है। ये मैंने जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी बातें लिख दिया, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो पर्सन्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। डिसीजन 3/4 मेजॉरिटी के साथ लिया जाता है। 1/3 पावर किसके पास होती है, सेंटर की वोटिंग काउंट होती है, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट होता है, पीवी। जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काउंट होता है। तो 1/3 क्या होता है, सेंटर का होता है, और 2/3 पार्ट किसका होता है, स्टेट का होता है। इसके अलावा जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ स्पेसिफिक नहीं है। यहां पे आपका जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्लोज होता है। मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर कंपटीशन एग्जाम हो तो इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें से पूछा जा सकता है, बाकी ग्रेजुएशन लेवल पे इसका कोई लिंक नहीं है। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। ऑब्वियसली डेफिनेशंस भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उनका भी कोई लिंक नहीं है। इसी के साथ मैं डेफिनेशन स्टार्ट कर देता हूं। डेफिनेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एग्रीगेट टर्नओवर की। किसकी, एग्रीगेट टर्नओवर की। टर्नओवर मींस, सबसे पहले टर्नओवर की बात करते हैं। ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट मतलब मिला जुला, टर्नओवर मतलब जो भी सेल्स है, जो भी उन्होंने बिजनेस किया है, टर्नओवर। टर्नओवर में इन लोगों ने बोला है सारा टर्नओवर, चाहे वो एग्जेम्प्टेड गुड्स का हो, चाहे वो नॉन टैक्सेबल का हो, चाहे वो निल रेटेड का हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्सेप्ट ऑन विच पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर RCM। आज मान लीजिए मैं एक कॉर्पोरेट पर्सन हूं
और मैंने किसी एजेंसी से सर्विस ली, किसी एजेंट से सर्विस ली है, और उस एजेंट की सर्विसेज पे क्या लगती है, आरसीएम लगता है, तो ऑब्वियसली वो सामने वाले पर्सन के टर्नओवर में काउंट होना चाहिए, मेरे में। मेरा टर्नओवर थोड़ी है, मैंने तो सर्विस रिसीव की है, मैं तो रिसिपिएंट हूं। और टर्नओवर किसका होता है, सप्लायर का। तो ऑब्वियसली इसीलिए यहां पे लिखा गया है ऑन विच पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर आरसीएम। जिस भी सप्लाई पे मैंने आरसीएम पे टैक्स पे किया है वो मेरे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है। इसके बाद में आता है कैपिटल गुड्स। ऐसा कोई भी गुड्स जो मैंने बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों चाहिए कैपिटलाइज गुड, क्योंकि जब अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आएगा कि कैपिटल गुड्स की एग्जम्पशन अलग है, इनपुट्स की अलग है और इनपुट सर्विसेज की अलग है। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल, इनपुट सर्विसेज मतलब जो भी मैंने बिजनेस रन करने के लिए, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, मेरी एक मारुति कंपनी है जिसमें मैं गाड़ियां बना के बेचता हूं, या मेरी मान लीजिए एक्स कंपनी जिसमें मैं गाड़ियां बना के बेचता हूं। अब वो गाड़ियां बना के बेचने के लिए मुझे इंजीनियर की सर्विसेज चाहिए, तो वो इंजीनियर की सर्विसेज मेरे लिए क्या है, इनपुट सर्विसेज हैं। जो मैं स्टील लेके आऊँगा, जो मैं उनके हेडलाइट्स, लैंप्स, जो भी वाइपर्स लेके आऊँगा, वो सब मेरे लिए क्या है, इनपुट है। और जो भी मशीनरी में इंस्टॉल करूँगा वो मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। दिस इज द कैपिटल गुड्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। अभी सप्लाई की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लाई की बात मैं लेवी के चैप्टर में करूँगा। कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स, मिक्स मतलब जबरदस्ती किसी चीज को मिलाया गया है, मतलब आर्टिफिशियल, और कंपोजिट मतलब नेचुरली बंडल्ड। अमूमन नेचुरली मार्केट में जिन चीजों का बंडल अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई, और जिनका जबरदस्ती मिक्सिंग करके बंडल बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट नॉर्मली फ्री आता है, या टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश नॉर्मली फ्री आता है। आप देखते हैं पैकेट बने हुए आते हैं कि 3 ब्रश का सेट है, उसके साथ छोटा कोलगेट फ्री है, वो क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। अगर किसी अनयूजुअल चीज के साथ अनयूजुअल फ्री, शूज के साथ बुक्स फ्री है, मोबाइल के साथ वॉच फ्री है, ये सब चीजें क्या है, आर्टिफिशियली बंडल है, जिनको जबरदस्ती मिक्स। अपन यदि स्कूल में देखें तो स्कूल में एक पैकेज होता है, स्टूडेंट की हॉस्टल की फीस, स्कूल की ट्यूशन फीस, उसकी जो अलाइड सर्विसेज, उन सबका एक पैकेज होता है कि स्टूडेंट की 1 लाख पर एनम है, वो नेचुरली बंडल्ड है। और जिसका जबरदस्ती बंडल है, इस डस्टर्स को खरीदने पर एक पर्स फ्री है, कोई लेना देना नहीं आपस में इन चीजों को, तो वो क्या है, मिक्स सप्लाई, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मिक्स्ड सप्लाई को अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है, क्या मेन कंपोनेंट होता है, मैं हॉस्टल में रहने के लिए थोड़ी वो 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं किस लिए दे रहा हूं, स्कूल में मुझे पढ़ना है, तो स्कूल की पढ़ाई पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, इसलिए उस पूरे 1 लाख पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आर्टिफिशियल बंडल में इस डस्टर के साथ पर्स फ्री है, तो इन दोनों में जिसकी हाईएस्ट टैक्स रेट होगी वो इस बंडल पे क्या होगी, चार्ज होगी। इसलिए हम देखते हैं कि वो बंडल क्या है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। अगर आर्टिफिशियल है तो वो मिक्स सप्लाई है, अगर नेचुरल है तो वो कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में मेन एलिमेंट जो भी होता है उसके टैक्स रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है, और मिक्स्ड सप्लाई में जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होती है, जिस पे आर्टिकल की टूथपेस्ट और टूथब्रश में जिसकी भी सॉरी पर्स और डस्टर में जिसकी भी टैक्स रेट हाईएस्ट होगी उसकी टैक्स रेट को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। इसके बाद में आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली मैं वो काम कर रहा हूं। मान लीजिए आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कभी ऐसा नहीं होता ना कि वो लोग पहले कनेक्शन काटते हैं फिर आपका मीटर देख के फिर बिल जनरेट करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चालू है, वो कंटिन्यूअसली चालू है। किसका एग्जांपल है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब हो गया जो किसी भी माध्यम से, केबल के माध्यम से, किसी पाइप, किसी कनेक्शन। अब यदि आप सूरत या कहीं से बिलोंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पर गैस के कनेक्शंस हैं, वहां पे भी गैस की पाइपलाइंस लगी हुई है, तो वो भी किस में आता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है। ये अपन इसलिए पढ़ते हैं, ये किस में काम आता है, टाइम ऑफ सप्लाई में।
टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है कि इनवॉइस कब तक जनरेट हो जाना चाहिए आपका, विद इन 30 और 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब इनमें तो कभी कंप्लीट होगी नहीं, तो इनवॉइस कैसे जनरेट होगा? तो इसमें बोलते हैं टाइम पीरियोडिक होता है, एक पीरियोडिकली जो भी अपन ने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर एक आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? जो भी सर्विसेज किसके थ्रू देता है? इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, ये सब क्या है? ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। एक मैं बताता इस पॉइंट पे आपको बताना चाहूंगा, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपेंट कौन होता है? 80% स्टूडेंट्स को पूरा जीएसटी पढ़ने के बाद ये डाउट रहता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखा हुआ आएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अब डिसाइड करो, अब तो यही पता नहीं है कि रिसिपिएंट है कौन और प्रोवाइडर कौन है सर्विस का, कैसे डिसाइड हो? जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है वो ऑलवेज सर्विस का रिसिपिएंट होगा। मैं ट्यूशन क्लासेस दे रहा हूं तो आप क्या है? सर्विस के रिसिपिएंट हैं, और मैं क्या हूं? सर्विस का प्रोवाइडर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? पेमेंट रिसीव कर रहा हूं। तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो सर्विस का क्या है? रिसीवर है, और जो पेमेंट पर्सन रिसीव कर रहा है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो क्या है? सर्विस रिसिपिएंट होता है। आप याद रखना, ये सर्विस रिसिपिएंट, और इसका डाउट बार बार आता है प्रोवाइडर रिसिपिएंट का। तो रिसिपिएंट को एक दो ही पार्टी होती है, प्रोवाइडर और रिसिपिएंट। तो ऑलवेज रिसिपिएंट कौन होता है? जो पैसा पे करता है, जो कंसिडरेशन पे करता है, वो ऑलवेज क्या होगा? सर्विस प्रोवाइडर होगा। इसके बाद में एज सच मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रह गई है। अगर रह गई होगी तो अपन बीच में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके साथ के साथ लेवी स्टार्ट करता हूं। अगर किसी का ये डाउट हो कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, मैं फुल फ्लेजेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, फुल फ्लेजेड। अगर उतनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट होगी, मोर देन सफिशिएंट होगी। मैं सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू सब कवर करूंगा, सारे तरीके के डाउट आपके दूर करूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ca.kamlesh001@gmail.com पे। इस पे आप मेल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं लेवी ऑफ जीएसटी। लेवी का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी एक्ट डिसाइड होता है, जब कोई भी टैक्स आता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन इस टैक्स की रेंज में आएगा या नहीं आएगा। किसी बेसिस पे उनको डिसाइड करना पड़ता है कि किस किस ट्रांजैक्शन को हम किस टैक्स में कवर करते हैं। जीएसटी ये बोलता है हम ये सारी बातें किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को ये देखना है कि ये जीएसटी के कवरेज में है या नहीं है। अगर वो जीएसटी के एम्बिट में ही नहीं आता है तो वो तो वहीं से बाहर हो गया। मान लीजिए पेट्रोल की सप्लाई है, तो पेट्रोल की सप्लाई तो सप्लाई नहीं है, उन्होंने सप्लाई के डेफिनेशन से ऑलरेडी बाहर रखा हुआ है, तो हटाओ, फिर आगे की बात ही नहीं करेंगे हम उस पर। तो अगर किसी पे वो सप्लाई ही का रूल ही अप्लाई नहीं होता तो आगे कहीं भी उसके जीएसटी की बात नहीं होगी, न टाइम ऑफ सप्लाई में, न प्लेस ऑफ सप्लाई में, न एग्जामिशन में, न कैलकुलेशन में, न वैल्यूएशन। कैसे होगी? तो जीएसटी के एम्बिट से बाहर हो गया। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाने के लिए वो क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सप्लाई होना चाहिए। अब ये सप्लाई क्या बला है जी? ये सप्लाई क्या बला? आप मेरे साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
मैं सप्लाई का डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं। सप्लाई कंसीडर इंक्लूड्स कर देता हूं, चलिए कंसीडर से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स। अब ये फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, इसके लिए मैं आगे छोड़ रहा हूं। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई फॉर कंसीडरेशन in the course or furtherance of business, in the course or furtherance of business। अब ये ऑल फॉर्म क्या है, लीज, लाइसेंस, बार्टर, एक्सचेंज, सेल, रेंट, ये सब किस में कवर होती हैं, इसमें कवर होती है। अब डेफिनेशन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ये तो है एक पार्ट डेफिनेशन का। दूसरा पार्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। फोर्थ पार्ट excludes all transactions of schedule 3। ये 4 पार्ट में ब्रेक करके मैं पूरी सप्लाई का डेफिनेशन आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। पूरी सप्लाई का डेफिनेशन आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। आप देखिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले सप्लाई क्या होता है, देखिए एक एक पार्ट पर अपन चलेंगे। इंक्लूड्स ऑल फॉर्म, ऑल फॉर्म का मतलब लीज। मान लीजिए अगर मेरा बिजनेस है, किसी को कोई भी चीज लीज पे देना, लीज चैप्टर आपने सुना होगा। एएस वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर होता है लीज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक मशीनरी खरीदी और किसी कंपनी को लीज पे दे दी, वो मुझे बदले में क्या देते हैं, उसका रेंट देते हैं, लीज रेंट देते हैं। अब लीज हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड की हो सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड की हो। जो आप लैंड परचेज करते हैं ना, बोले मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट आपको क्या देती है, लीज पे देती है, परमानेंट सेल कभी नहीं करती, तो वो क्या होता है, लीज। तो उस लीज ट्रांजेक्शन को सप्लाई के डेफिनेशन में कवर किया गया है। उसके बाद लाइसेंस, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको लाइसेंस देती है किन किन चीज़ों के। कोई भी माइंस वाइंस होती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 10 साल तक आप इस माइन से खोद के गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो सब क्या कवर होते हैं, लाइसेंस। बार्टर क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है, पुराने ज़माने में यदि आपने सुना होगा तो वस्तु विनिमय। मान लीजिए पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, पैसा नहीं चलता था, वो क्या करते थे, मेरे पास अगर गेहूं है और मुझे बाजरा चाहिए तो मैं गेहूं देके बाजरा लेता था, उसको क्या बोलते हैं, बार्टर। मतलब वस्तु विनिमय, गुड्स का एक्सचेंज होता है, वो किस में कवर होता है, बार्टर। एक्सचेंज ऑफर तो आप खूब देखते हैं, पुराना मोबाइल दो,
कुछ डिफरेंस दो और नया मोबाइल लो। वो किस में कवर होता है? एक्सचेंज में। सेल, मैंने मेरा मोबाइल आपको सेल किया, सेल। रेंट, प्रॉपर्टी किस पे देते हैं? रेंट पे देते हैं। शॉप दिया है रेंट पे, हाउस दिया है रेंट पे रहने के लिए, वो सब किस में कवर होता है? रेंट। इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, इन सबको क्या बोलते हैं? सप्लाई। फॉर अ कंसिडरेशन, मैंने तुम्हें रहने के लिए फ्री में घर दे दिया, रह 5 साल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मकान की रखवाली हो रही है। अरे भाई कंसिडरेशन ही नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में आप जीएसटी कैसे लगाओगे? कैसे जीएसटी चार्ज करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकते आप। तो वो क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन इज अ मेन एलिमेंट ऑफ सर्विस या सप्लाई। अगर कंसिडरेशन ही नहीं तो आप जीएसटी कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते। तो वो क्या बोलते हैं? इन सब में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। मैंने किसी को फ्री में बुक दे दी, मैं किसी को फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो उनमें कंसिडरेशन ही नहीं है, आप कैसे जीएसटी चार्ज करोगे? जीएसटी चार्जिंग पॉसिबल ही नहीं है। जीएसटी बोलता है, जीएसटी का एलिमेंट बोलता है, डेफिनेशन का एलिमेंट बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ये पार्ट क्यों बोला है, ये आपको इसके इंपॉर्टेंस आगे मैं बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो कंसिडरेशन होना मस्ट है, कंसिडरेशन होना ही चाहिए। चाहे रेंट हो, चाहे सेल हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे बार्टर हो, चाहे लाइसेंस हो, चाहे लीज हो। इसको बाजरा चाहिए था, मैंने तो ऐसे दे दिया, बार्टर किया नहीं। बार्टर होगा कब? जब मैं बदले में कुछ लूंगा, मैंने कुछ लिया ही नहीं, तो बार्टर कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? एक्सचेंज में कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मान लीजिए, अब इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं। मैं पुराना मोबाइल, मैंने मोबाइल लिया और मार्केट में सेल कर दिया। किसी दोस्त को मोबाइल की ज़रूरत थी, वो बोला यार, मैं बोला मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तेरे को मोबाइल की ज़रूरत है, तू नया खरीदेगा, मेरा पुराना ले ले। बोले कितने रुपए में देगा? बोले 5,000 रुपये में। बोले ले जा। बोले जीएसटी दे भाई, जीएसटी दे। अरे भाई इस पर कहेगी जीएसटी? मैं कोई रोज़ बिजनेस थोड़ी करता हूँ, मैं कैसे तो जीएसटी का नंबर लूँगा, कैसे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करूँगा? तो इन्होंने क्या बोला है? वो ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इंसिडेंटली आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसको हम जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखते हैं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपने बाय इंसिडेंस किया है, कोइंसिडेंटली किया है, तो वो ट्रांजैक्शन जीएसटी के एम्बिट से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। ठीक है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब, मान लीजिए मेरा बिजनेस है बुक्स प्रिंट करके सेल करना या डस्टर बनाना। मान लीजिए डस्टर बनाना मेरा बिजनेस है। अब इस डस्टर को बनाने के लिए मैं फोम लेता हूँ, ये प्लास्टिक लेता हूँ, और कुछ मेरे पास मशीन है जिसको डाइस मोल्ड्स करनी पड़ती हैं, और उसके हिसाब से मैं उनको क्या करता हूँ? सेल करता हूँ। एक दिन क्या हुआ? मेरी मशीन खराब हो गई। अब मशीन खराब हो गई तो मैंने क्या किया? मशीन को सेल कर दिया। बोले कितने रुपए में जाएगी? बोले 10,000 रुपये में। नहीं लाएंगे तब देखेंगे, एक बार तो मशीन मेरे पास एडिशनल आप ले जाओ 10,000 रुपये में। वो ट्रांजैक्शन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होता है। ठीक है, आए समझ में? आगे चलते हैं। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर किसी भी सर्विसेज का आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, कोई भी इंजीनियर की सर्विसेज हो, कोई भी, आप देखते हो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब कहाँ के? बाहर के। सर्विस क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट कैसे करते हो? ये तो बाहर से सेल कर रहे हैं आपको। अगर किसी भी सर्विसेज को आप कंसिडरेशन के लिए इंपोर्ट करते हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो नहीं हो, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो जीएसटी में कवर की जाएगी। उस पर आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अदरवाइज तो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स तो सब एक्सपोर्ट कर रही हैं सर्विसेज का, वो तो एम्बिट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने बोल दिया है कि बिजनेस के कोर्स में हो या नहीं हो, अगर आपने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिससे सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे कहीं भी गुड्स मेंशन नहीं किया है। गलती मत कर देना, बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर गुड्स कभी मत, यहाँ गुड्स लिख के मैं काट रहा हूँ, जिससे आपको क्या रहेगा? याद रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ क्या कवर की गई है? सर्विसेज कवर की गई है। डेफिनेशन ये लीजिए, गुड्स नहीं है, ओनली सर्विसेज के लिए बोला है। याद रखना, ओनली सर्विसेज का बोला है, याद रखना, गलती मत करना, चुक मत जाना। ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में कौन से ट्रांजैक्शन है? शेड्यूल 1 में बोला है विदाउट कंसीडरेशन।
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने विदाउट कंसीडरेशन भी किया है जो शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई किया गया है, तो उसके लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। उसको विदाउट कंसीडरेशन भी हम लोग क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। अब उसकी वैल्यू कहां से लाएंगे, वो वैल्यू के लिए हम देखेंगे वैल्यूएशन चैप्टर। वैल्यूएशन चैप्टर में उन लोगों ने कुछ रूल्स बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आएगी। बट आप ये तो मान के चलिए कि एक बार उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। एक्सक्लूड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ शेड्यूल 3। जैसे इन लोगों ने पहले 5 प्रोडक्ट दिए थे, कौन कौन से, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, और ये सब प्रोडक्ट उन लोगों ने दिए थे। वैसे ही उन लोगों ने शेड्यूल 3 में कुछ 7 से 8 ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई कर रखे हैं। उनको हम कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे, कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे, चाहे वो कवर हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो नॉन बिजनेस का हो। उनके जैसे भी उनको मेंशन किया गया, अगर उनमें से आप आते हो तो उनको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। ये मैंने आपको सप्लाई की डेफिनेशन के चैप्टर का ओवरव्यू दिया है। अब शेड्यूल 1 है, 3 है, तो 2 कहाँ गया। शेड्यूल 2 भी मैं आपको बता देता हूं। शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है, शेड्यूल 2 में इन लोगों ने बताया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 2 में दिए गए हैं उनको हम आइदर गुड्स कंसिडर करेंगे या सर्विस, मतलब उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उनको किन की कैटेगरी में ले जाओ, सप्लाई तो वो है बट वो गुड्स की है या सर्विस की है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। शेड्यूल 2 में जो एक्टिविटीज दी गई हैं उनमें स्पेसिफाई किया गया है कि ये कुछ एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इनको हम हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ये कुछ एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इनको ऑलवेज हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अब अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए और प्रैक्टिकल एग्जांपल पे मूव करने के लिए हमें क्या करना है, 3 शेड्यूल पढ़ने हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। इन शेड्यूल को करते ही आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। सबसे पहले शेड्यूल 1, फिर शेड्यूल 3, फिर शेड्यूल 2 अपन पढ़ेंगे। इनको कवर करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा, कुछ कुछ एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, सब तरीके क्वेश्चंस अपन अडॉप्ट करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको वीडियो के तुरंत अपडेट मिलते रहें। गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।